राजम ओ राजाराम टीम भी पानी डाली आपने। अड़ी से आ जाओ, कड़ी से आगे से बैठ जाओ। हाँ इधर देखो रे, सूचक इंडिकेटर। अब पानी भरना है वापिस। हाँ रे देखो, ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं रे, अम्ल व क्षार दोनों को वर्गीकृत करते हो कि ये अम्ल है और ये क्या है आपका क्षार है, वो क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे पदार्थ जिनके माध्यम से अपन अम्ल व क्षार को अलग अलग कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके सूचक कहलाएंगे। सूचक दो तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। यानी एक तो होगा प्राकृतिक और एक होगा आपका कृत्रिम। ठीक है, एक तो जो नेचुरल से डायरेक्ट अपने को प्राप्त हो रहे हैं वो है, और दूसरे कौन से होंगे जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। प्राकृतिक में कौन कौन से आते हैं रे सूचक, जो प्राकृतिक में आते हैं, जो आपको नेचर से प्राप्त होते हैं। लिटमस कहां से प्राप्त होता है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कहां से प्राप्त होता है, लाइकेन से। देखो रे, लिटमस पेपर, ठीक है, एक तो आपका ये रहा, दूसरा रंग सूचक। यानी रंग सूचक तो यही हो गया आपका जो आपको यहां से मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा गंध सूचक, यानी कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम के टच में आएंगे तो जो उनकी जो स्मेल होती है, जो गंध होती है, उसको क्या कर लेंगे, वो चेंज कर लेंगे। इसके गंध सूचक का कोई एग्जांपल बताओ रे। एक तो डेली काम में लेते हो घर पे, प्याज। दूसरा भी काम में लेते हो, लौंग। और तीसरा वेनिला। ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके गंध सूचक है। रंग सूचक में देखो रे, ओए आवाज मत करो। रंग सूचक में एक तो कौन है, लिटमस पेपर। दो या तीन यहाँ बैठे हैं, कौन कौन से, पहला नाम बताओ एक कृत्रिम सूचक का। लिखा के आया हूँ यार अभी आपको इसी टॉपिक के पहले पहले पेज पर, इसी एसिड क्षार के पहले टॉपिक पहले पेज पे लिखवाया है मैंने आपको एक दो। बस वहां ये नाम नहीं लिखा हुआ इसलिए आपके कंफ्यूजन है, आर्टिफिशियल नाम नहीं लिखा हुआ वहां। मिथाइल ऑरेंज आया था नाम। दूसरा फिनोप्थिलिन। और तीसरा ब्रोमोकेरसोल। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक बार बाद में लिख लेना, अगली स्लाइड में आएंगे सब आएगा, लिख लेना आराम से, एक बार ये थोड़ा बहुत खोपड़ी में बिठा तो लो। देखो सूचक वे पदार्थ जो किसको अलग कर रहे हो रे, अम्ल व क्षार को अलग करते हो, क्या कहलाते हैं, सूचक इंडिकेटर कहलाते हैं। ये प्राप्ति के आधार पर आपको मिल कहां से रहे हैं उस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होगा नेचुरल जो आपको नेचर से डायरेक्ट प्राप्त हो रहे हो, और एक होगा आर्टिफिशियल जो अपने द्वारा बनाया गया है। आर्टिफिशियल में तीन आते हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलिन एंड ब्रोमोकेरसोल। ठीक है, प्राकृतिक में एक तो आता है रंग सूचक। रंग सूचक में कौन आता है, लिटमस पेपर। ठीक है, जो लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है, आपको लाइकेन से प्राप्त होता है, इसकी डिटेल अभी तो दोबारा पढ़ेंगे। और एक होते हैं गंध सूचक। ये गंध सूचक ऐसे होते हैं जो ज्यों ही किसी अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम के टच में आएंगे तो ये अपनी गंध को क्या कर लेते हैं रे, चेंज कर लेते हैं। जैसे प्याज, लौंग और वेनिला, ये तीन ऐसे हैं जो गंध सूचक की तरह क्या करते हैं रे, कार्य करते हैं। अब एक बार लिटमस पेपर को अलग पढ़ लेते हैं।
हाँ, जब मैंने कह दिया कि जहां लिटमस पेपर लिखा हुआ है वहां एसिड है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा रे? रेड यानी लाल में। किस कौन से कलर से? नीले कलर से। ठीक है। मैंने यहां कह दिया कि यहाँ क्षार है रे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नीले में। किससे? लाल से। ठीक है। ये तो इसकी दो नॉर्मल बातें हो गई। अब यदि माध्यम ना तो क्षारीय है और ना क्या है रे, अम्लीय है, अर्थात कैसा होगा? उदासीन। अर्थात पीएच कितनी होगी? 7 होगी। तो लिटमस पेपर का कलर कैसा होगा? बैंगनी। तब कलर कैसा होगा रे इसका? बैंगनी। यदि माध्यम ना तो क्षारीय हो और ना ही कैसा हो रे, अम्लीय हो, तब लिटमस पेपर सदैव किस कलर का होता है? बैंगनी कलर का होता है। अब देखो यहां तक यदि क्वेश्चन आया तो आप लोग कर लोगे। अब थोड़ा सा बायोलॉजी का पोर्शन चलेगा। वहां से यदि क्वेश्चन आता है ना तो बहुत बार गलती करते हैं रे। देखना एक बार, लिटमस पेपर मिलता किससे है आपको? लाइकेन से। लाइकेन बनता कैसे है? लाइकेन लाइकेन ऐसे कौन से दो जीवन जो एक साथ रहेंगे तब लाइकेन की प्राप्ति होगी आपको? कवक व शैवाल। शायद एक बार पहले भी आया था ये। हाँ, तो लाइकेन बनता कैसे है? कवक व शैवाल दोनों एक साथ यदि पाए जाएंगे, दोनों को फायदा है रे, दोनों एक दूसरे क्या करते हैं? फायदा करते हैं। यदि दोनों एक दूसरे का फायदे करते हैं तो ये कौन से संबंध में होंगे? सहजीवी संबंध में होंगे। ठीक है। तो लाइकेन बनाने के लिए आपको कवक व शैवाल, फंगस एंड एल्गी दोनों को क्या रखना पड़ेगा? एक साथ रखना पड़ेगा। दूसरा, ये देखो रे, ये लाइकेन जिस पादप की छाल पे पाया जाएगा उस पादप की छाल हरे कलर की होगी रे। कैसे कलर की होगी? हरे कलर की। हरे कलर के लिए जिम्मेदार कौन है? शैवाल। कौन जिम्मेदार है यहाँ? शैवाल। ठीक है। अर्थात ये पादप की छाल से प्राप्त होता है। आपको कहां से प्राप्त होता है रे? पादप की छाल से। लेकिन वो छाल किस, कौन सी छाल होनी चाहिए जहां कौन पाया जा रहा हो? लाइकेन पाया जा रहा हो। इसके अलावा आप किसी से भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। दूसरा, इसका एक क्वेश्चन और था। हाँ, लाइकेन की मैंने दो बातें बताई थी आपको पहले। ये कौन सी गैस के सूचक है? वायु प्रदूषण के सूचक हैं ये। वायु प्रदूषण के सूचक आपको पहले बात की थी मैंने एक दिन कि ये एयर पोल्यूशन के सूचक रहते हैं, इंडिकेटर का कार्य करते हैं एयर पोल्यूशन का। लेकिन एक गैस स्पेसिफिक होती है, यदि उसकी मात्रा वहां बढ़ जाती है तो आप पता लगा सकते हो कि वहां लाइकेन है या नहीं है। उस आधार पे अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ SO2 की मात्रा है या नहीं है। अर्थात ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं रे? सल्फेट के लिए। SO2 गैस के लिए क्या होते हैं? ये जिम्मेदार होते हैं। अर्थात ये सूचक के तौर पे कौन सी गैस को इंडिकेशन करते हैं? SO2 को। इसके अलावा एक कार्य और बताओ इसका। दो कार्य हैं इसके। ये लिटमस पेपर वाला छोड़ दो, इसके अलावा लाइकेन के दो कार्य मैं आपको बता के आया हूं। एक मैंने बता दिया कि वायु प्रदूषण के सूचक हैं, वो भी कौन सी गैस के रे? SO2 गैस यानी सल्फर सल्फर डाई ऑक्साइड या सल्फेट के सूचक है। एक कारण और बताया था मैंने कि जहां लाइकेन पाया जाता है, देखो यदि कहीं भी जीवन संभव नहीं है और आपको यहां देखना है कि यहां जीवन संभव होगा या नहीं होगा, तो वहां सबसे पहले पैदा कौन होगा रे? लाइकेन। यदि वहां लाइकेन ने जन्म ले लिया है, ठीक है, अर्थात वहां उस ग्रह पे या उस स्थान पे किसकी संभव होगा रे? जीवन संभव है। अर्थात ये जीवन के सूचक भी माने जाते हैं रे लाइकेन। ठीक है। तो यहां तक की बात होगी। लिखना चालू करो। वे पदार्थ जिनके द्वारा अम्ल व क्षार का वर्गीकरण किया जाता है। कृत्रिम सूचक मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन एंड ब्रोमोकेरसोल। ये अनिल इसकी शॉर्ट ट्रिक है ही, ये आपको पहले भी लिखाई है, दोबारा आ गई है।
हाँ जी, ये वाला। अब सही है। अरे उस पवन को तुम में से किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ किसी ने, आप में से किसी ने कुछ कहा उसको? नाम पूछे तो बोल देना दुड़ाराम, दापली, कालती, मूंगाराम। है, बा कोई इलाज को नहीं। नहीं, गांव में बोलते हैं ना अपने, ओ कुलडा को पोतो है, आ दूल्हे की पोती है। जल्दीबाजी मत करना, टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा आज। चाहे 12 बजे, चाहे 11:30, चाहे 11:15, कब भी हो। लिखो लिखो, दिमाग मत लगाओ, जितना जल्दी लिखने में करोगे आगे है ना, कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। लिखो। मैं अच्छा। हाँ, लिख दिया रे। तो बात क्यों करती हो पहले? अच्छा, मैं कैमरा उल्टा लगवा दूंगा और फिर रिकॉर्डिंग चालू होगी तब पता चल जाएगा। इतनी जल्दी? कॉपी चेक हो जाएगी। देखो रे, आप कभी जंगल वंगल घूमने गए हो रे? गए हो ना? आपने ऐसे पेड़ देखे हैं जिनके ऊपर देखो ऐसे काई लगी हुई होती है, हरे कलर की दिखती रहती है आपको? ऐसे पेड़ जो भी होते हैं वहां से आप लाइकेन प्राप्त कर सकते हो रे। स्कूल वाले घुमाने नहीं ले गए थे? अरे ये ऑरेंज है, ये मोरेंज लिखा गया है।
देखो एक बार थोड़ा समझ लेना यहाँ क्या लिखा हुआ है। मिथाइल ऑरेंज लाल और पीला, ये तो आपको मैं पहले ही लिखा के आ गया हूँ। ठीक है। फिनोप्थिलीन होता है ये अम्ल में तो गुलाबी हो जाता है। और जो आपका बेस होता है ना, क्षार होता है, उसमें कैसा रहेगा, रंगीन कलरलेस रहेगा। आपको ये जरूर याद रखना है रे यहाँ वाला। बाकी क्या है, हर जगह कोई ना कोई कलर की आपको प्राप्ति हो रही है ना। जैसे लिटमस पेपर है, वहां भी आपको कलर मिल रहे हैं, या तो लाल मिल रहा है या नीला मिल रहा है। यहाँ लाल या पीला या गुलाबी मिल रहा है। एक मात्र ऐसा है कि फिनोप्थिलीन जब किस में जाएगा, क्षार में क्रिया करेगा। ठीक है, तब कैसा हो जाएगा, ये रंगीन हो जाएगा। तो ये याद रखना। अलग ही एक थोड़ा डेटा है, क्या पता पूछ ले अगला। क्योंकि वहां होता है कि यार कोई ना कोई कलर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ कलर नहीं मिलेगा, ये कलरलेस है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है रे। कल 5 साल के पेपर तो मैंने भेज दिए थे, देख लिए, डाउनलोड कर लिए। बाकी आज और ढूंढेंगे पुराने वाले। जो मैंने आपको वहां से वो साइट भेजी है ना रे, वहां से आप रेलवे के पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, रेलवे के आपको सारे मिल जाएंगे वहां से। आप तो मेरे कहने से है ना, एसएससी और रेलवे के जितने भी ओल्ड पेपर है ना, वो सारे निकाल दो एक बार एग्जाम से पहले, सीपीओ की पहले। मैं कह रहा हूँ आपको 20 से 25 क्वेश्चन एग्जिट के एग्जिट मिल जाएंगे। तो इतने ही मिलेंगे, 100 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन मिल रहे हैं, बड़ी बात नहीं मानता। वैसे मैं वो पेपर जो जीके जीएस वाले क्वेश्चन है ना, वो तो मैं आपको, मेरी एक बार ये पीपीटी बन जाती है इस वाली, फिर आपको मैं करवाऊंगा संडे को, या कभी एक्स्ट्रा क्लास लेके कैसे भी करवाएंगे। ये लड्डू किस बात के खाए थे, आपको पता है क्या आपको? हैं? क्या पता है तेरे को? इस लड़के की सिस्टर के लड़का हुआ है, उसके लिए तो आप किसी चीज की मिठाई खाते हो तो ब्लेसिंग दिया करो अगलों को। बस बस इतनी जी बहुत है। हाँ, लिख दिया रे। देखो यहाँ एक नया नाम आया, एक बार ये देख लो। देखो, वैसे ही जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये अलग नहीं है। जो पीएस सूचक है ना सारे के सारे, उनको एक साथ में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है। मैन इसका काम क्या होता है, देखो जो सार्थक सूचक होता है ना, ये 4 से 5 को जो पीएच वाले मान होते हैं ना, जो दुर्बल अम्ल वाले मान होते हैं, उनको अलग से डिफाइन करने का कार्य करता है। जब आप एक से ज्यादा सूचकों को एक साथ मिला दोगे तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, सार्वत्रिक सूचक की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। और वो करते क्या है, 4 से 5 जिन अम्लों की पीएच होती है ना, उनको अलग से कर देंगे डिफाइन। ठीक है। देखो नीचे लिखा हुआ भी है कि दुर्बल अम्ल व प्रबल अम्ल के बीच का अंतर करने का कार्य करते हैं ये, कि हाँ ये प्रबल है, ये कौन सा आपका दुर्बल है। ठीक है। बाकी जितने भी इंडिकेटर थे ना, ये सारे ये बताते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है। ये आपको पीएच का इंडिकेटर नहीं दे रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा सूचक है जो पीएच इंडिकेटर दे रहा है कि हाँ इनकी पीएच 4 से 5 के आसपास है और इनकी पीएच 1 से 2 के आसपास है, अर्थात ये प्रबल है, ये कौन से आपके दुर्बल है। तो ये सार्वत्रिक सूचक की अलग कैटेगरी है थोड़ी सी। और ये क्वेश्चन आपके अभी एग्जाम में था रे। देखो बच्चों कैसे ये एग्जाम में था। वेनिला, प्याज और लौंग, लगभग इन्हीं से मिलता जुलता कौन होता है, अजवाइन। ठीक है।
ध्यान रखना, अजवाइन ना तो कोई अम्ल क्षार का इंडिकेटर नहीं है। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो क्षार का या अम्ल क्षार का इंडिकेटर नहीं है, तो वहां कौन था रे? अजवाइन के पत्ते। तो अजवाइन के पत्ते किसी प्रकार से अम्ल और क्षार के इंडिकेटर नहीं होते हैं। वेनिला एक व्हाइट कलर का आपने लिक्विड देखा है जब ये बनाते हैं, क्या नाम है? व्हाइट कलर का नहीं, ऐसे पानी के कलर का सा। अरे ये बनाते हैं ना, आपके पिज्जे बर्गर बनाते हैं, जहाँ ये चाउमीन बनती हैं, उनके पास एक वो लिक्विड होता है, उसे बोलते हैं वेनिला। अरे वो चीज अलग होती है, मैं पानी के जैसा बता रहा हूँ आपको। आजकल आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं आ रही? हम्म। हम्म। बेस्ट फ्रेंड का ही नहीं पता, बात ही नहीं होती। तुम दोनों लिख रहे हो रे पीछे वाले? आ जाऊंगा मैं घूमता घूमता, पहले बता रहा हूँ। देखो, लिखने की गलती, लिखने का काम हमेशा किया करो क्लास में, क्योंकि रूम पे तुम कितना लिखते हो वो मेरे को पता है। कोचिंग वालों का मेरा, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जो बिगड़ेगा वो आप लोगों का ही बिगड़ेगा यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो। कोचिंग वालों ने तो आपके पैसों की एफडी बना दी है। ठीक है। ये किसका फोन बोल रहा है? जिन्होंने लिख दिया है वो हेडिंग लगा दो, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और इन पॉइंटों के ऊपर ही लिख दो रे 7 स्टार। सारे के सारे पॉइंट आपस में 7 स्टार है। लिख दिया? अरे क्या बात है, दोनों लैंग्वेज में लिखने लग गए क्या? पहली जो लाइन है, एक बार सुन लो रे। पहली जो लाइन है वो आपने पहले ही पढ़ रखी है, लवण व जल बनाने के लिए। ये क्या है बीच में? लवण व जल बनाने के लिए अम्ल व क्षार के बीच अभिक्रिया करवाई जाती है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये पहले ही आ गई है आपके, दोबारा यहीं आ रही है। चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड त्वचा पर छोड़ती है, इसे उदासीन करने के लिए नमी,
या नम सही है? नम नहीं आएगा, नमी कर दो। नमी बेकिंग सोडा लगाया जाता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है रे? क्षार पाया जाता है, अपन ने कल बात की थी। ठीक है। दूसरा, पीने का सोडा कैसा होता है रे? अम्लीय होता है। और अमोनियम क्लोराइड लवण की पीएच कितनी होती है? 7 से कम होती है। और दूसरा, लवण की पीएच कितनी होती है रे? 14। यदि लवण की पीएच 14 है तो आप क्या मानोगे रे? वो किसका किसका एसिड है उसमें? दुर्बल अमर हुआ है, प्रबल क्षार। देखो एक चीज ध्यान रखो रे, एक बार थोड़ा सा यहाँ समझ लो। जैसे एक स्लाइड में नई ऐड करता हूं पहले। हाँ, इधर देखो, परबल अम्ल और परबल चार, ये दो हैं। इसको चाहे आप क्षार के साथ मिलाओ, दुर्बल क्षार के साथ या दुर्बल अम्ल के साथ, प्रभाव हमेशा किसका रहेगा? इसी का रहेगा। इसको आप चाहे दुर्बल क्षार के साथ मिलाओ चाहे दुर्बल अम्ल के साथ मिलाओ, प्रभाव किसका रहेगा? सदैव सदैव इसी का रहेगा। ठीक है। इन दोनों को यदि आपने आपस में मिला दिया ना तो ये एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे। ये चीज दिमाग में रख लेना कि आपको अगले ने ये कहा कि परबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल मिलाया गया है तो इसकी पीएच का मान 14 के पास, 7 से ऊपर, 1 के पास या 5 के पास। तो आंसर क्या आएगा रे? कि प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल मिलाया गया है तो जो अब विलियन बना है, जो साल्ट बना है, ठीक है, उसकी पीएच का मान किसके पास चला जाएगा? 14 के पास। क्योंकि मैंने आपको कल वो पीएच स्केल बनवाई थी, ऐसे ये बात की थी। ये बीच वाला कितना था? 7। ठीक है। जो यहाँ 14 के आसपास जो क्षार पाई जा रही थी वो कैसी है? प्रबल। यहाँ जो क्षार पाई जा रही है वो कैसी है? दुर्बल। ठीक है। यहाँ जो एसिड पाया जा रहा है वो कैसा है? दुर्बल। ठीक है। और यहाँ जो एसिड पाया जा रहा है वो कौन सा है? प्रबल। देखो रे, परबल यदि जो ले आए ना, अब जैसे परबल एसिड ले आया तो पीएच का मान किसके पास आ जाएगा? 1 के आसपास, 1 के से 2 के आसपास। यदि अगले ने ये कह दिया क्षार क्षार लेके आ गया है, ठीक है, परबल वाले, तो पीएच का मान कहां चला जाएगा? इनके पास। इन दोनों को पकड़ के आपस में ले आए तो आप भी कहां जाना रे? बीच में। अर्थात वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल, उदासीन की तरह कार्य करना लग जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अगला आपको बोल सकता है कि मैंने विलियन बनाया प्रबल क्षार का, दुर्बल अम्ल का, तो पीएच कहां जाएगी? ठीक है। या अगला बोल दे कि प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, तो पीएच कहां जाएगी? तो ये चीज ध्यान रखना, जो प्रबल होता है ना, यदि दोनों में से एक प्रबल है एक दुर्बल है तो आप प्रबल वाले के पास चले जाना कि उसका जो जितना पीएच का मान है उसी के पास वो चला जाएगा। ठीक है। लेकिन यदि दोनों को प्रबल है तो किसके पास चला जाना? बीच में न्यूट्रल, उदासीन के पास आ जाना कि हाँ इसकी पीएच का मान कैसा हो जाएगा? अब उदासीन हो जाएगा। ये चीज दिमाग में रखना। अगला से अगला क्वेश्चन बना सकता है ये। ठीक है। कि हाँ ऐसा विलियन बनाया जा रहा है जिसमें ये मिलाए जा रहे हैं, ये मिलाए जा रहे हैं, तो परबल अकेला हो तो परबल के पास जाना है, दोनों परबल हो तो किसके पास ले जाना आपको? न्यूट्रल, उदासीन के पास। पीएच का मान कितना हो जाएगा आपका? 7। अब लिखो। और नीचे वाला देखो, किडनी स्टोन, यदि हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना, वो अपने शरीर में क्या हो जाता है रे? जमने लग जाता है। और वो किससे क्रिया कर लेता है? कैल्शियम से क्रिया कर लेता है। और क्या बना लेता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। आप यदि इस कैल्शियम ऑक्जिलेट का फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो रे। CaC2O4। दिख ही नहीं रहा होगा ये।
देखो मैंने कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला लिखा है, तो यहां से मेरे को आप ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला निकाल के बताओ। हैं? C2H O4, अकेला H, H2। हाँ जी, क्योंकि जो H2 गैस है यहाँ से क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, इसका स्थान कौन ले लेगा, आपका कैल्शियम ले लेगा जब अभिक्रिया होगी तब। इस वाली लाइन को स्टार लगाना रे। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि किडनी स्टोन में कौन सा यौगिक पाया जाता है। यहाँ से तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं किडनी स्टोन में। किडनी स्टोन के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है, तो कौन सा है रे, ऑक्जेलिक अम्ल। किडनी स्टोन के लिए तत्व कौन सा जिम्मेदार है, ठीक है, तो कैल्शियम, ठीक है, और यौगिक कौन सा आपका, कैल्शियम ऑक्जिलेट। जब आप पढ़ाई करते हो तो साथ में पानी की बोतल रखा करो रे। यदि आप हर 15-20 मिनट में या आधे घंटे में एक पानी की सिप पीते रहेंगे तो आपका जो सिर का लोड है ना वो कम होता रहेगा, आपका सिर दुखेगा नहीं। लिख दिया। अर्धसूत्रीय विभाजन पढ़ा था आपने, मियोसिस। अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस। क्वेश्चन ये बताओ कि अर्धसूत्रीय विभाजन दो तरीके से होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों में से कौन से विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कम होती है।
किसी भी कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन संपन्न होता है तो वो दो फेज में कंप्लीट होता है अर्धसूत्रीय विभाजन, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इन दोनों में से ऐसी कौन सी फेज है जिसमें गुणसूत्र की संख्या कम होती है? फर्स्ट में, ध्यान रखना, फर्स्ट विभाजन ऐसा है जिसमें गुणसूत्र 46 से कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ठीक है, और जो असूत्री विभाजन सेकंड होता है वो समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस की भांति ही कार्य करता है, उसमें गुणसूत्र की संख्या कभी नहीं बदलती है, 23 की 23 ही रहती है। लिख दिया। उपला गठिया रोग है, तो गठिया रोग के लिए जिम्मेदार कौन होता है रे? यूरिक अम्ल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एक होता है फोलिक अम्ल जिसका नाम है पेरोय लगुल्टामिक अम्ल या फोलेट या फोलासिन। ठीक है, ये देखो रे, ये जो फोलिक अम्ल है ना, ये जिम्मेदार किसके लिए है? बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन नहीं होते। बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक विटामिन नहीं है, B1 B2 B3 B4 B9 B6 B12 कई हैं। ठीक है, तो वो जो बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन है उनके निर्माण में क्या होता है रे? सहायक होता है। और ये फोलिक अम्ल पाया कहाँ जाता है रे? लीवर, यकृत में पाया जाता है। दूसरा, प्याज को काटते समय प्याज में एक एंजाइम पाया जाता है सिंथेटेज। ये एंजाइम, जो सिंथेटेज एंजाइम होता है, ये प्याज के जो अमीनो एसिड होते हैं ना रे, उनको किस में चेंज कर देता है? सल्फो ऑक्साइड को सल्फोनिक अम्ल में बदल देता है। ये जो सल्फोनिक अम्ल होता है ना, इसके कारण अपने आंखों में जलन होती है रे। ठीक है, तो ये याद रख लेना। किसमें? योगी के दिमाग में नहीं है, देखना पड़ेगा कौन सा है, देख के बताता हूँ। देखो रे, ये जो रोग है ना, ये बहुत बार आया हुआ है कि गठिया रोग है ना, उसके लिए जिम्मेदार कौन सा एसिड है? तो कौन सा एसिड जिम्मेदार है इसके लिए? यूरिक अम्ल जिम्मेदार है। ठीक है, और ये, हाँ, यहाँ से सिर्फ एक यही क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये गठिया रोग वाला ही है। जो नसें नहीं होती, नसें खून वाली, उनमें यूरिक एसिड का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। तो जिनके गठिया रोग हुआ होगा ना, तो आपके देखना उनके जो ये यहाँ वाली ये पिंडियां नहीं होती रे, उनकी वो नसें ना खींच जाएंगी, ब्लू कलर की हो जाएंगी। तत्व तो सल्फर, सल्फर है, प्याज में जो स्मेल आती है ना, उसके लिए जिम्मेदार। यौगिक कौन सा है ये देखना पड़ेगा। तत्व तो सल्फर है। तत्व सल्फर कन्फर्म है। क्योंकि जो इसके एमिनो एसिड होते हैं ना प्याज वाले, उनमें सल्फर की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। देखो यहीं लिख रखा है अपने, एमिनो एसिड सल्फो ऑक्साइड को सल्फोनिक अम्ल में बदल देता है। हम्म, पोटेशियम तो नहीं है। लिख दिया।
अरे लिख दिया। तो एक एक शब्द टिप के लिखते हो गए बच्चों वाली तरह। इससे बेटा मैं बोल बोल के लिखाऊंगा वही ठीक है। चलें आगे। अम्लों के कुछ उपयोग, जिसमें पहला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विट्रियल। इसको ऐसे लिख लेना, ये द्विक्षारीय ऐसे, द्विक्षारकीय है। इसमें दो क्षार एक साथ पाए जाते हैं रे। लेड संचायक सेलों में प्रयुक्त H2SO4 होता है। चीन है उसको सर्वाधिक विकसित करने वाला देश है। यहाँ से अलग हो गया रे, नाइट्रिक अम्ल यहाँ से अलग है। ये नाइट्रिक अम्ल के उपयोग है नीचे वाले। इसे एक्वा फोर्टिस के नाम से जानता है। ये ओसवाल्ट अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ये इसका उपयोग उर्वरक NTNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन में करते हैं। ये जो TNT वाला फुल फॉर्म है ना रे, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आई है TNT की फुल फॉर्म। हेडिंग लगाओ सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम लिख दो ऑयल ऑफ विट्रियल। इसकी अगली लाइन है, यह द्विक्षारकीय होता है। इसकी अगली लाइन, लेड संचायक सेलों में H2SO4 का प्रयोग होता है। मांसपेशियों के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? मांसपेशियों में दर्द होता है उसकी वजह से। आप काम वाम करते हैं, अपन थकान नहीं आती? या आप कुछ दिनों से काम, अचानक घर पे जाते हो, काम करने लग जाते हो, फिर आपके यहाँ से पेट दुखने लग जाते हैं, या आप दौड़ करते हो अचानक तो पेट दुखने लग जाते हैं। कौन सा अम्ल जिम्मेदार है उसके लिए? लैक्टिक अम्ल। कौन सा जिम्मेदार है? लैक्टिक अम्ल, क्योंकि लैक्टिक अम्ल वहां जमाव ज्यादा होता है लैक्टिक अम्ल का। किसी भी विभाजन की कितनी प्रावस्थाएं होती हैं, कितनी फेज होती हैं? कोई भी सेल डिवीजन है, उसकी कितनी प्रावस्थाएं होती हैं, कितनी फेज होती हैं? हाँ रे बायोलॉजी वालों, 5। 4 तो हमने भी सुनी थी। 5वीं कौन सी लाया? 5वीं होती है, लेकिन वो इसको विभाजन में शामिल नहीं करते। वो टेलोफेज के साथ ही संपन्न हो जाती है लगभग थोड़ी देर बाद में, साइटोकाइनेसिस को। कोशिका द्रव्य विभाजन को कभी इसमें शामिल नहीं किया जाता। कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं रे? अरे नाम बताओ। एनाफेज। क्रम से बताओ, बीच में 3 नंबर पे पहले आ गया।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। किसी भी विभाजन की ये चार प्रावस्थाएं होंगी, चाहे वो समसूत्री विभाजन हो, चाहे वो अर्धसूत्री विभाजन हो, चाहे माइटोसिस हो, चाहे मियोसिस हो। इसमें ऐसी कौन सी प्रावस्था, कौन सी फेज है जो अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट है? गुणसूत्रों के अध्ययन, क्रोमोसोम के अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट है वो स्टडी करने के लिए मेटाफेज। क्योंकि मेटाफेज अवस्था ऐसी होती है जहां गुणसूत्र पूरी तरीके से क्या दिखाई देते हैं रे, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, क्योंकि वो भूमध्य रेखा मध्य पटलिका पे आ जाते हैं। और ऐसी कौन सी प्रावस्था है जिसमें गुणसूत्र अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं? हाँ, क्या लिखो टेबल पे? हाँ रे, ऐसी कौन सी प्रावस्था है जो जिसमें गुणसूत्र अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं? देखो, यहाँ गुणसूत्र के विभाजन की तैयारी होती है। यहाँ आपकी केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली ये लगभग विलुप्त होने लग जाएंगे। ईआर, गोल्जिका ये सारे क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपके गुणसूत्र मध्य पटलिका पे आते हैं और स्पष्ट रूप से क्या करने लग जाएंगे? आपको दिखने लग जाएंगे। तर्कुतंतु होते हैं जो फिलामेंट्स होते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल के द्वारा बनाए जाते हैं, वो आपको दिखने लग जाएंगे। एनाफेज में क्या होता है? गुणसूत्र कि जो तर्कुतंतु वो मध्य बिंदु से जुड़ जाएंगे, जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु से जुड़ जाएंगे और गुणसूत्रों क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। ठीक है, और टीलोफेज अवस्था में क्या होता है? गुणसूत्र अलग अलग अपने ध्रुवों की ओर चले जाएंगे, एक उत्तरी ध्रुव की ओर, एक दूसरा दक्षिण ध्रुव की ओर। और वहां जाके केंद्रक झिल्लिका, केंद्रिका का, ओईआर का और आपके दोबारा गोल्जी उपकरण का दोबारा क्या होने लग जाएगा? निर्माण होने लग जाएगा। और इसके बाद में जो आपका कोशिका द्रव्य बचा हुआ था उसका क्या हो जाएगा रे? विभाजन हो जाएगा और दो कोशिकाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। प्रोफेज में भी ऐसा ही होता है, समसूत्री विभाजन में भी ऐसा ही होता है और अर्धसूत्री में भी ऐसा होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट में कुछ अलग होता है यहाँ, और अर्धसूत्री सेकंड सेम समसूत्री की तरह क्या करता है रे? कार्य करता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं रे, याद रखा करो इनको। उपयोग लिखो HCl के। गैस्ट्रिक अम्ल या म्यूरिएटिक अम्ल, इसका उपयोग करते हैं हार्पिक में, या जो कोलिन आता है या कुलिन बोलते हो आप घर पे, उसमें। अंदर HCl की पीएच कितनी होती है रे? 0। ध्यान रखना, यदि आप पेवर HCl ले लोगे ना, उसकी पीएच कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अम्ल राज एक्वारेजिया, ठीक है, जिसमें दो अम्ल मिलाए जाते हैं, कौन कौन से? HCl प्लस HNO3। किस अनुपात में रे? 3:1 में। 3 अणु इसके, 1 अणु इसका। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? एक्वारेजिया को किंग्स ऑफ वाटर या रॉयल जल, क्योंकि ये क्या करता है? लोहे को, सोने को, उनको गलाने का कार्य करता है। और ये आपका लैक्टिक अम्ल आ गया है कि मांसपेशियों में थकान का कारण होता है। अधिक मात्रा बढ़ने से मांसपेशियों में क्या हो जाती है रे? ऐठन हो जाती है। सफेद चीनी में एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सफेद चीनी कौन सी आती है रे? व्हाइट शुगर। आप कभी दुकान से चीनी लेके आते हो तो आपको उसमें व्हाइट दाने ज्यादा दिखने लग जाते हो, वो चीनी कभी मत लाया करो, क्योंकि वहां कौन से अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है रे? एथेनोइक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। और कार्बनिक अम्ल को क्या कहते हैं? फेनॉल या फिनॉल।
ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। मांसपेशियों में थकान का कौन सा अम्ल कारण है? लैक्टिक अम्ल, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और ये एक अम्ल राज बनाने के लिए कौन से दो अम्लों को किस अनुपात में मिलाया जाता है? कौन से हो गए ये? हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, 3:1 में। और अम्ल राज के उपयोग क्या है? एक आपने पित्त लवण पढ़ा रे? पित्त लवण नहीं पढ़ा? पाचन तंत्र नहीं पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा? पढ़ा था, वहीं आता है। पित्त लवण को बनाता कौन है और ये संग्रहित कहाँ होता है? बनाता कौन है? पित्त लवण को बनाने का कार्य तो कौन सा ऑर्गन करता है और ये संग्रहित कहाँ होता है? जो तुम अभी एक नाम बोल रहे थे उनमें से एक कार्य तो वही करता है। ध्यान रखना रे, पित्त लवण को बनाने का कार्य तो करता है लीवर, और ये संग्रहित होता है पित्ताशय, गोल ब्लेडर में। तो ये चीज दिमाग में रखना। लिख दिया? है? चुपचाप लिख ले। शीतल पेय में कार्बनिक अम्ल होता है। पसीने के पानी में, पसीने में पानी और लवण दोनों होते हैं। अम्ल जिसमें क्षारकता होती है, ये याद रखना रे। देखो, एक ऐसा एसिड है, नाम तो एसिड है इसका, लेकिन भांति किसी कार्य कर रहा है रे? क्षारक की भांति कार्य करता है। वो है डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट। और ये बात कल ही आई थी। टार्ट्रिक अम्ल किसका किसका बेकिंग बेकिंग जो पाउडर होता है उसका क्या है? एक घटक है। और इसको प्राप्त किससे करते हैं? रे खट्टी चीजों से प्राप्त करते हैं। और पसीने को रोकने के लिए जो हीट पाउडर आप डालते हो, ठीक है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? रे बोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको ठंड महसूस होती है। ऐड आते हैं ना, कूल कूल, ठंडा ठंडा, तो आगे से बोलना बोरिक अम्ल की वजह से हो रहा है।
अरे ये प्रयुक्त यौगिक है। तुम लोग कल तीनों से साथ नहीं बैठोगे, वापस बोल रहा हूँ। अलग अलग बैठोगे। क्लास से बाहर जाओगे अभी? लिख दिया रे? अरे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई? इधर देखो रे एक बार। घर से करके लाना। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोबारा आ गया है, इसके सारे उपयोग एक साथ लिखे हुए हैं। फॉर्मिक अम्ल, ये जितने भी एसिड है ना, इनके फॉर्मूले जरूर याद रख लेना। सबसे काम की यही है इनमें, ठीक है? आगे वाली स्लाइड में। देखो, ये सारे हाइड्रोक्साइड पहले आए हुए हैं रे, सारे के सारे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत पहले पूरा पढ़ा है बनने एक साथ, ठीक है? अब दोबारा आ गया है, ये क्षार हैं सारे के सारे। जिनके नाम के लास्ट में क्या आ रहा है? हाइड्रोक्साइड आ रहा है, वो सारे के सारे क्या है रे? क्षार हैं, ठीक है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये ध्यान रखना, इसका एक उपयोग प्रति अम्ल में एंटी एसिड बनाने में काम में लेते हैं इसको, ठीक है? दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा आ गया है आपका गिरीस हटाने में। जो अपने क्या नाम है, मोटर गाड़ियां नहीं आती, इनको सही करते हैं, तो सही करने से पहले एक लिक्विड डालते हैं ना इनको ऊपर, ठीक है? तो वो जो गैस हटाने का कार्य करता है वो कौन? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला में अभिक्रमक के तौर पर मृदु साबुन यानी सॉफ्ट साबुन बनाने में, यानी नहाने वाली, कपड़े धोने वाली नहीं, शैम्पू शेविंग क्रीम में CO2 और SO2 को अवशोषित कर लेता है ये, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड शोषक कारक के रूप में, विरंजक के रूप में। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना रे, अग्नि सही ईंटें, ऐसी ईंटें नहीं होती
ऐसी ईंटें जिनको अग्नि ज्यादा सहन कर सकती हैं, ठीक है, वो ईंटें बनाने में, या बॉयलर में, ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जहां टेम्परेचर का मान क्या होता है, लिमिट से ज्यादा होता है। और लास्ट में आपको कल मैं जो आपको ये बता रहा था, अरे वो क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ इधर देखो, अरे ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, इधर देखो, मैं कल आपको जो बता रहा था ना, नीला कशिश हरा कशिश, वो सारे के सारे एक साथ आ गए हैं एक सारणी में। ये जो सारणी है ना रे, ये मैं आपको कभी भी क्लास में पूछ सकता हूँ, अभी बता रहा हूँ, कभी भी विथ फॉर्मूला। तो ये आप याद रखना आपको, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अभी बोल रहा हूँ लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार ये आपको ना ये नाम नहीं आएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला बताओ, नहीं आएगा कहीं भी, आपको आएगा सीधा विट्रियल के तेल का फॉर्मूला बताओ। अब उस टाइम पे दिमाग में नहीं आएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नीला विट्रियल, नीला थोथा नीला कशिश, ठीक है, जहां भी ये विट्रियल लगा रहा हूं ना मैं आपको, वहां इनके नाम क्या क्या आपको थोथा और कशिश और जोड़ देना है। लाल कशिश, ठीक है, हरा कशिश और सफेद कशिश, या लाल थोता, हरा थोता या सफेद थोता, इनको आपको याद रखने। या आपकी यहाँ टॉपिक पूरा होता है, कल आप ये लिख के लाओगे, या आपकी 4 स्लाइडें रह गई हैं यहाँ से लेकर। जिसके पास ये स्लाइड नहीं आए वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा। कहाँ से रह गई, यहाँ से रही थी ना, ठीक है, ये 4 स्लाइडें रही हैं, बाकी ग्रुप में आई जाएगी ये। तो ये टॉपिक कंप्लीट है, कल चालू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। क्यों, नम्रा क्या करेगा?